things related to integration. It is the reverse process of differentiation. ठीक है, क्या sum of infinite number of small but continuous quantities is called integration. ठीक है, आप में से कुछ लोगों को इंटीग्रेशन क्या है आता है ना, कैसे करते हैं आता है। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन भी पढ़े, लेकिन जोर किस चीज पे दिए, हाउ टू नो व्हेन डिफरेंशिएशन विल बी टेकन केयर, कब स्लोप निकालने में, परसेंटेज एरर निकालने में, या फिर ये मैक्सिमम है या मिनिमम जानने में, कहां पर डिफरेंशिएशन का यूज होता है। सिमिलरली आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन इज द जॉब ऑफ द मैथमेटिक्स टीचर। कोई फंक्शन दिया, उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो मैथमेटिक्स टीचर आपको बताएंगे। मैं बताऊंगा आपको कोई भी एक न्यूमेरिकल में इंटीग्रेशन की जरूरत है, ये आपको महसूस करना है, तो फिर वो फंक्शन को डेवलप करना है जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करने से हमको आंसर मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग इसको देखो। व्हाट आई सेड, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब इफ y is a function of x and dy by dx is f dash x, then dy, a small change in y, is f dash x dx। और अगर हमें y चाहिए तो I have to add up all such small things। Just a minute। हेलो हाँ, मैं बाबा सर बोल रहा हूँ, मैं भी क्लास में हूँ। और जी पापा बोल रहे हैं, मैं आप 9 बजे फोन करिए, मैं क्लास में हूँ। तो अगर dy हो गया f dash x dx, dy क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन y, स्मॉल y, सारे छोटे छोटे dy को अगर जोड़ देंगे हमें पूरा फंक्शन y मिलेगा। तो अगर हमें y निकालना है तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dy, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f dash x dx। अब इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, f of x को डिफरेंशिएट करने से अगर f dash x होता है, f dash x को इंटीग्रेट करने से मिलेगा f of x प्लस एक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कहां से है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू मालूम नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डाटा, डिपेंडिंग अपॉन द बाउंड्री वैल्यूज हम c का वैल्यू निकालते हैं। देख लेंगे क्या है डिटेल्स, जान लो कि ये कांस्टेंट है, क्योंकि अगर y का वैल्यू fx प्लस c है तो dy by dx क्या होगा, f dash x, c के लिए 0 होगा। तो अगर dy by dx f dash x है, हम सोच लेते हैं हो सकता है कोई कांस्टेंट होगा, इसलिए इसको fx प्लस c लिखते हैं। ऐसा इंटीग्रेशन को हम लोग कहते हैं इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन, लेकिन ये हमें ज्यादा नहीं चाहिए, इसको कहते हैं इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन। हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या कहता है, सपोज हम कहेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अच्छा, बिफोर गो टू डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा इसमें देखना चाहेंगे कि अगर सपोज x टू द पावर n y इज इक्वल टू x टू द पावर n, एक ही बताना चाहता हूं, तो आपको तो
ये अगर एफ ऑफ एक्स हुआ तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, है कि नहीं। तो अगर हम निकालेंगे एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, क्या मिलना चाहिए, एक्स टू द पावर एन प्लस ए कांस्टेंट। मतलब हम कहेंगे एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स टू द पावर एन प्लस ए कांस्टेंट। ध्यान दो क्या होता है इंटीग्रेशन का मतलब, समेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूअस क्वांटिटीज। बहुत सारे क्वांटिटी को जोड़ रहे हैं, एन एक कांस्टेंट है, हर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाइड है, एन कॉमन जाएगा और आप चाहो तो एन को इधर डिवाइड कर सकते हो। आप मिलेगा कि ये एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स का इंटीग्रेशन हुआ, एन ला के इधर डिवाइड कर दिए, भाग लिए इधर ला के डिवाइड कर दिए, एक्स टू द पावर एन बाई एन प्लस कांस्टेंट डिवाइडेड बाई एन is another constant, you may call it c dash or something c1। तो हमें याद क्या रखना है, यहाँ पर x to the power n minus 1 का इंटीग्रेशन होता है x to the power n by n। सपोज let n is equal to m plus 1, सपोज तो इस सेम स्टेटमेंट को रीराइट करेंगे तो क्या आएगा, x to the power, तो फिर n minus 1 का वैल्यू क्या हो गया m, तो x to the power n minus 1 की जगह लिखेंगे m dx इंटीग्रेशन gives you x to the power n, n मतलब m plus 1 by m plus 1 plus c। जैसे ये याद रखना है कि x to the power m का इंटीग्रेशन होगा x to the power n plus 1 by m plus 1 plus c। ये एग्जांपल ले ली। सपोज आपको पूछा गया व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 4 dx, तो आप कहोगे इट इज x to the power 4 plus 1 by 4 plus 1 plus constant, that is x to the power 5 by 5 plus a constant। ऐसे करके आपको समझना है। ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है, थोड़ा टेबुलर फॉर्म में कुछ हम लोग ये चीजों को याद रख लेंगे तो आसान रहेगा। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, अगर f ऑफ x का वैल्यू हुआ, ये है f ऑफ x, ये f डैश x, ये f डैश x dx का इंटीग्रेशन। अगर f ऑफ x का वैल्यू हुआ k x टू द पावर n, तो ये हो जाएगा k n x टू द पावर n माइनस 1। तो फिर f डैश x का डेरिवेटिव अगर करेंगे क्या आ जाएगा, विल बी कमिंग k x टू द पावर n dx, हाँ k पर x पर n प्लस c। समझ में आ रहा ना। कीपिंग दिस इन माइंड, अगर हम कहेंगे, हम जानते हैं कि अगर f ऑफ x है sin x, तो ये क्या होता है cos x। इसका मतलब हुआ cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x प्लस ए कांस्टेंट। अगर हम कहेंगे ये है cos x, इसका इंटीग्रेशन होता, डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस sin x का इंटीग्रेशन कितना आएगा cos x प्लस c, और sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। फिलहाल तो आप बस इतना चीज याद रखो और आगे बढ़ो, फिर जब जरूरत पड़ेगा तब देखेंगे। बेसिकली हम इसको करेंगे, मेरे को बार बार जरूरत पड़ेगा क्या कि x to the power n dx का इंटीग्रेशन क्या है, it will be x to the power n plus 1 by n plus 1 into a plus a constant c। ये चीज हमें फिलहाल जरूरत पड़ेगा आज की क्लास को आगे लेने के लिए, जो मैं यहाँ पर समझा चुका हूँ कि कैसे हुआ। समझ में आया? ठीक है, तो ये पूरा बोर्ड को मैं मिटाता हूँ क्योंकि फोटो तो भेज चुका हूँ। थोड़ा खाली वैल्यूज को मैं कॉर्नर में लिख दूंगा ताकि इसको हम लोग बार बार यूज करेंगे। ठीक है, इसको अभी मैं मिटाता हूं। तो आज की क्लास में आगे बढ़ने के लिए आपको कितना याद रख के आगे चलना है, याद रखना है कि x to the power n dx का इंटीग्रेशन इज x to the power n plus 1 by n plus 1 plus a constant।
नाउ वी टॉक अबाउट डेफिनाइट इंटीग्रेशन। जब हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंटीन्यूअस क्वांटिटी को जोड़ेंगे, व्हाट आर द बाउंड्री वैल्यूज, किस डोमेन में, किस दो रेंज के बीच में उनको हम जोड़ रहे हैं। इसे लिखते हैं, ये होता है अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हुआ तो dy बाई डी एक्स हो गया एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन विद इन लिमिट a टू b is equal to f of x a to b, that is f of x के जगह एक बार b डालो माइनस f के जगह एक बार a डालो। ये f डैश x क्या हो गया, f डैश इज कॉल्ड इंटीग्रैंड, a क्या हो गया लोअर लिमिट, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ x, b क्या हो गया अपर लिमिट, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो देखो जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, f डैश x का इंटीग्रेशन तो f ऑफ x हो गया, यहां पर a टू b लिखने का मतलब हुआ पहले अपर लिमिट डालो माइनस जो होगा लोअर लिमिट डालो, और c वाला टर्म कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ पे नहीं रहा, क्योंकि इसके लिए एक बार आएगा c, इसके लिए एक बार आएगा c, माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, सो f ऑफ d माइनस f ऑफ a ऐसे करके आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछता हूं बताओ व्हाट इज x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन 2 to 3, तो आप कहोगे इट इज x टू द पावर 2 plus 1 by 2 plus 1 limited from 2 to 3, that is x cube by 3 limited from 2 to 3, फिर x के जगह 3 डालो, 3 cube by 3 minus 2 cube by 3, कितना हो गया 27 minus 8 is 19 by 3। I hope you will not find any difficulty in understanding this one. I can give you one more example. Suppose I want to find out 2x square plus 3x dx का और 3x square plus 2x dx का इंटीग्रेशन से फ्रॉम 1 to 4, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, 3 to 3 रहेगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 2 plus 1 by 2 plus 1 प्लस 2 इंटू x टू द पावर 1 था तो 1 plus 1 by 1 plus 1 लिमिटेड फ्रॉम 1 to 4 डालो, तो ये नीचे 3 है कैंसिल हो गया, इट इज x क्यूब प्लस 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर फ्रॉम 1 to 4, मतलब पहले हम लोग अपर लिमिट डालेंगे, क्या होगा ये 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या है 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 64 प्लस 16 इज 80 माइनस 2 इज 72, इसका वैल्यू हो गया 72, इसको हम लोग कहेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन। समझ में आया क्या, ये हो गया डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो क्या हो गया ये हो गया 78। तो ये जो सब हम लोग यूज किए अभी, इसको अभी हम लोग स्ट्रेट वे यूज करेंगे हमारे परपोज में, फिजिक्स में यूज के लिए बता रहे हैं, बस मुझे इतना ही बताना था, मुझे अभी फिजिक्स के लिए यूज करना है। सपोज विल गो फॉर सर्टेन थिंग्स, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई एक डंडा ऐसे रखा हुआ है जिसका मास m है और लेंथ l है, पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
जानकारी क्या है हमें? जानकारी ये है कि कोई अगर एक छोटा सा मास जमीन से h हाइट में है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। अब इतना बड़ा डंडे के लिए क्या होगा मालूम नहीं, बट आई कैन कंसीडर दिस डंडा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल मासेस हियर। तो कैसे करते हैं? व्हाट इज द अप्रोच? अप्रोच विल बी सेम इन ऑल क्वेश्चंस। तो चलो हम एक काम करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, हर एक छोटा छोटा टुकड़ा का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और जोड़ देंगे। अगर हमें कोई वेक्टर क्वांटिटी निकालना होता तो सारे को निकाल के फिर वेक्टोरियली जोड़ देते। अच्छा, यहाँ पर हेलो क्लास भी तो मम्मा। सो ये अगर h हाइट में है, इसका पोटेंशियल mgh। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखो हाउ आई एम अप्रोचिंग। लेट अस कंसीडर ए स्मॉल लेंथ dx at a distance x from base। मैं क्या कर रहा हूं, चलो मानते हैं कि यहां से x डिस्टेंस में कोई एक छोटा सा एलिमेंट dx। रिमेंबर हम लोग डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन पढ़ते वक्त भी बताए थे, dx क्या था? ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। तो x डिस्टेंस में dx एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, dx इज वेरी स्मॉल एलिमेंट, dx इज ए वेरी स्मॉल लेंथ। तो यहाँ पर जो मास है इसको हम पॉइंट मास कह सकते हैं। ऐसा एक मास का पोटेंशियल निकालेंगे, ऐसे सारे छोटे छोटे मास का पोटेंशियल निकालेंगे और जोड़ देंगे। तो हम कहेंगे मास ऑफ सेक्शन, मास ऑफ सेक्शन, जो सेक्शन लिए क्या होगा? ये तो L लेंथ का मास है m, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा? m/l। dx लेंथ का मास क्या होगा? इनटू dx। दिस इज द मास ऑफ द सेक्शन। ये जो छोटा सा सेक्शन हम लिए उसका मास हुआ m/l dx। अब इसका जो एनर्जी होगा, क्योंकि छोटा सा सेक्शन है ना, यू कैन कंसीडर दिस टू बी ए पॉइंट मास। कोई छोटा सा सेक्शन का जो एनर्जी होगा, छोटा सा एनर्जी होगा एज कंपेयर्ड टू द टोटल एनर्जी। सो DEN स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेक्शन, ये सेक्शन का छोटा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? वो तो फॉर्मूला मालूम है, mgh होता है। मास कितना था? m/l dx g, और इसका हाइट क्या है? x। तो व्हाट इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज summation of all such small energies. But if I consider dx to be a very small section, how many such sections you will get over this entire length? Infinite. So you are getting infinite number of small sections, and you want to add a infinite number of small energies like this. They are all continuous quantities. तो हम क्या कहेंगे? Summation of infinite number of continuous quantities is integration. तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? कहेंगे it is same as integration of all such small energies. तो m/l x, और तो g भी लिख देते हैं, g x dx का इंटीग्रेशन। अभी लिमिट डालना है मुझे, लिमिट डालना है मतलब, लिमिट डालना है मतलब नीचे कुछ लिखेंगे ऊपर कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे पहले समझते हैं। हम करने क्या जा रहे हैं? करने ये जा रहे हैं कि ऐसे हर एक छोटा छोटा एलिमेंट का एनर्जी निकाल के जोड़ना चाहते हैं। हर एलिमेंट के लिए x अलग अलग होगा, ये एलिमेंट के लिए कुछ x होगा, ये एलिमेंट के लिए दूसरा x होगा, और हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सारे एलिमेंट को देखना है। तो सबसे कम x होगा कौन सा एलिमेंट के लिए? जो जमीन के पास है। कितना होगा? 0। सबसे ज्यादा x होगा कौन सा एलिमेंट के लिए? जो सबसे ऊपर है। कितना होगा? l। मतलब x का मिनिमम वैल्यू इज 0, मैक्सिमम वैल्यू इज l, so you have to put the limit 0 to l. Now when you add them up, what you find? When you add them up, m g l सब कांस्टेंट है, उनको बाहर रख दिए और x dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद इन लिमिट फ्रॉम 0 to l, and that is equal to
एम जी बाई एल, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 लिमिटेड फ्रॉम 0 टू एल, वैल्यू डालो एम जी बाई एल तो रह गया, ये कितना है एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू एल, पहले डालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एम जी बाई एल तो बाहर था ही, अपर लिमिट डालेंगे तो आएगा एल स्क्वायर बाई 2, एक्स के जगह एल का वैल्यू डालेंगे आएगा एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 डालेंगे तो आएगा 0. Upon simplification, what you find here? It is coming mgl by 2. So the potential energy of this bar is mgl by 2. वैसे भी आपको समझ में आता था कि अगर कोई डंडा ऐसे रखा है कि डंडे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, यू कैन से as if all the mass are concentrated at the height L by 2, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया mg L by 2 जो हम लोग थ्रू इंटीग्रेशन निकाले हैं. ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं. कैसे, क्या दिया ये है कि सपोज हम कहेंगे कि एक कोन है, चलो एक कोन है, ऐसा ले लिए कोई एक कोन रखा हुआ है, ऐसा है जिसका हाइट h है, जिसका रेडियस r है, पूछा है बताओ इसका वॉल्यूम क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द कोन. पूछ भी सकता है ये कि बताओ कोन का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे है, ये भी पूछ सकता है. फिलहाल तो हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल के तो वॉल्यूम तो कोन का हमें नहीं आता है, वही तो निकाल रहे हैं. अगर हम इसको छोटे छोटे टुकड़े करेंगे जैसे बार को कर रहे थे, इसको अगर स्लाइस करेंगे क्या मिलेगा, एक एक डिस्क मिलेगा. तो कंसेप्ट क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई एक डिस्क है, ऐसा कोई एक डिस्क है जिसका थिकनेस मालूम है और रेडियस मालूम है, थिकनेस अगर मालूम है तो हम कहेंगे ये डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए थिन डिस्क, कितना हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस पाई एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा वॉल्यूम, ये हमें मालूम. तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमें डिस्क का वॉल्यूम निकालना आता है तो इसको टुकड़ा टुकड़ा करके डिस्क बना देते हैं, हर डिस्क का वॉल्यूम निकालेंगे और जोड़ देंगे. तरीका क्या हुई है, यहाँ से कुछ x डिस्टेंस में कोई एक dx थिकनेस का डिस्क ले लिया जाए तो क्या कहेंगे, लेट अस कंसीडर ए thin disk of thickness dx at a distance x from the base. ध्यान रखना dx is always a small increment in x, और यही चीज याद नहीं रखोगे हायर लेवल न्यूमेरिकल में फर्दर नेगेटिव आ जाएगा आंसर. अब ये dx थोड़ा सा इंक्रीमेंट है, यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ रहा है. जब कोई डायरेक्शनल वेक्टर को डायरेक्शनल क्वांटिटी को करेंगे तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा. अच्छा, तो यहाँ पर हम एक डिस्क ले लिए. अब ये जो डिस्क लिए हैं उसका रेडियस कितना है वो तो मालूम नहीं है. यू assume the radius to be r dash. You clearly see that this triangle and this triangle are similar. तो this length by this length is equal to this height by this whole height. So आप कहोगे 2r dash by 2r is equal to, ये हाइट हो गया कितना x, हम x डिस्टेंस में dx थिकनेस का स्ट्रिप लिए हैं, ये हाइट है x डिवाइडेड बाय द होल हाइट क्या है h, मतलब r डैश का वैल्यू पता चल गया xr by h. dv स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्क कितना होगा
इट इज पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू थिकनेस, पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू थिकनेस। अच्छा आर डैश कितना था, अब ये निकाले तो इट इज पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो गया छोटा वॉल्यूम किसका, एक डिस्क का। हमें क्या निकालना था, डिस्क का थोड़ी निकालना था, हमें तो पूरा ये कोन का निकालना है। मतलब इसमें ऐसे जितने सारे डिस्क बनेंगे सारा डिस्क का निकाल देंगे। तो हम कहेंगे टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू integration of all such small volumes. Why integration? Because how many small disks you will get? Remember I am repeating the statement always. Infinite number of continuous quantities. अगर infinite नहीं है, finite number है और discontinuous quantities है, you cannot integrate. You cannot add 1 to 10 using integration. Remember, using integration you cannot add 1 to 10. Hello. नमस्कार। मुझे क्लास रचित में नोट में तुम क्विकली प्लीज ठीक है। So what we find here, we find there are infinite number of thin disks over this entire range. Sum of their all their volumes will be the total volume. ठीक है, dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें तो ये पाई आर एच ये सब तो कांस्टेंट है दिया गया है, तो पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर सब बाहर गए, अंदर आया dx x स्क्वायर dx। लिमिट डालने वाली बात हुआ। क्या करना चाहते हैं, इसे सारा डिस्क का वॉल्यूम निकाल के जोड़ना चाहते हैं। हर डिस्क के लिए ये डिस्टेंस x तो अलग अलग होगा, इसके लिए x इतना है, इसके लिए x इतना है। सबसे छोटा डिस्क मतलब सबसे नजदीक जो होगा उसके लिए x होगा 0, दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ x। सबसे ऊपर जो डिस्क है उसके लिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली h। नाउ इफ यू इंटीग्रेट पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2 + 1 बाई 2 + 1 लिमिटेड फ्रॉम 0 टू h। ये है 3, सो इट इज पाई आर स्क्वायर बाई 3h स्क्वायर। अंदर क्या रहेगा, h डालो तो h क्यूब, 0 डालो तो 0। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले h डाले फिर 0 डाले, 3 को हम बाहर ले आए, सिंपलीफाई करो क्या मिला, ये आ गया h क्यूब, ये है h स्क्वायर, कट के हो गया h, आंसर हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 पाई आर स्क्वायर h इज द वॉल्यूम ऑफ द डिस्क। आपको भी यहाँ पे पूछता हूँ, एक छोटा सा ट्रायंगल है जिसका एरिया आपको निकालना आता है। ये ट्रायंगल का एरिया तो सबको आता है, अगर ये लेंथ a है ये लेंथ b है तो हम कहेंगे एरिया इज हाफ ए। तो प्रूव दैट, ये नहीं पूछेंगे कि फाइंड, प्रूव दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल शोन इज हाफ ए बी। हमें प्रूव करना है। मैं आपको क्लू देता हूं, मैं क्या करूंगा, यहां से या यहां से कैसे ले सकता हूं, यहां से मान लो कि x डिस्टेंस में एक छोटा सा स्ट्रिप लेता हूं dx। तो ये एक स्ट्रिप ऐसे मिला जो कि रेक्टेंगल नहीं है, दिखने में कुछ ऐसा है। इसका एरिया कितना होगा, दिस एरिया प्लस दिस एरिया। लेकिन अगर ये dx काफी छोटा है तो this area will be very very small as compared to this area. I can ignore it. I can say when dx is very small, area of this is equal to this area only. क्योंकि जो छोटा सा एरिया पर आएगा उसको आप इग्नोर कर सकते हो। Keeping that in mind. ये जो छोटा लेंथ लेने का मैजिक वही है, छोटा लेंथ लेने का मैजिक वही है। तो आपको क्या लिखना है, at a distance x, let us consider a thin strip of thickness dx। में उल्टा ले लेता हूँ फिगर, उल्टा ले लेता हूं, आपको आसान रहेगा करने के लिए। ऐसे ले लेता हूं, मान लो ये A है ये B है। मैं क्या करता हूं कि यहां से कुछ x डिस्टेंस में एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेता हूं dx, इसका एरिया निकालता हूं, इसका एरिया कितना होगा निकाल लेता हूं, फिर इसे सारे छोटे छोटे स्ट्रिप का एरिया को निकाल के जोड़ दूंगा, आई गेट द टोटल एरिया।
तो मैं खाली डायग्राम दिखाया, आपको आगे की चीज लिखना है। ये बी है, क्या है? लेट अस कंसीडर a small strip of thickness dx at a distance x as shown बोल देने से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। dA एरिया ऑफ स्ट्रिप, कितना एरिया है, कितना एरिया है क्या मालूम, ये हाइट क्या है मालूम नहीं है। assume this length to be h, आप कहोगे it is h into dx, जबकि हमें मालूम है कि h by a is equal to x by b, क्योंकि this total length was b। तो h का वैल्यू क्या हो गया, it is a x by b dx। हमें टोटल एरिया चाहिए, तो इसे सारे छोटे छोटे एरिया को जोड़ देंगे, तो इसमें a by b कॉमन जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन विद प्रॉपर लिमिट्स। लिमिट्स मतलब ऐसे सारा स्ट्रिप को निकाल के जोड़ना चाहते हैं। हर एक स्ट्रिप के लिए x का वैल्यू अलग अलग है। ये वाला स्ट्रिप के लिए x का वैल्यू 0 है, ये वाला स्ट्रिप के लिए x का वैल्यू b है। तो हम लिमिट डालेंगे 0 टू b, x का मिनिमम वैल्यू होगा 0, ये वाला स्ट्रिप के लिए x का वैल्यू होगा b, और इंटीग्रेट करो a by b, x का इंटीग्रेशन हो गया x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1 लिमिटेड फ्रॉम 0 टू b, और ये हो गया कितना, ये हो गया देखो तो ये 2 है, तो हम कहेंगे a by b, अपर लिमिट पहले डालते हैं, हो जाएगा b स्क्वायर by 2, b स्क्वायर by 2, 0 डालेंगे 0 हो जाएगा, क्या मिल गया, it is half ab। so the area of the triangle is half ab। इनफैक्ट आपको एरिया निकालने के लिए कोई नहीं पूछेगा, they will ask you to find out moment of inertia, they will ask you to find out the center of mass, approach will be the same, or they will ask you to find out what is the potential energy of a triangular plate। तो आपको कोई एक स्ट्रिप लेना है, उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है। अगर ये चीज आपको समझ में आया, मैं अगला क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। The triangular plate is standing vertically, standing in a vertical plane, its mass is m, find its potential energy। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी पता करना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर पता कैसे करेंगे, कहां से एलिमेंट लेना है, कैसे करना है, आप कहीं से भी ले सकते हो। यू कैन कंसीडर, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं क्लू देता हूं, ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है, आप यहां से x डिस्टेंस पे ऐसा एक स्ट्रिप ले सकते हो, और आप जानते हो कि कोई डंडे का जिसका मास m है, लेंथ l है, उसका पोटेंशियल एनर्जी mgl/2 होता है, पहला क्वेश्चन में किए थे। तो ये हो गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgl/2, तो इसका निकाल लेना, ऐसे सारे का निकाल। और आप कहोगे हम तो ऐसे भी ले सकते हैं, यहां से कुछ x हाइट में dx ले लेंगे, ऐसा स्ट्रिप, ये स्ट्रिप का तो हर एक मास यहां से x हाइट में, तो इसका पोटेंशियल तो हमें आता ही है। अगर इसका मास किसी तरह से हमें पता चल गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ऐसा कोई एक बार है जिसका मास m है, ये हाइट h है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सारा का सारा मास h हाइट में, तो mgh। तो आप यू कैन चूज ए स्ट्रिप लाइक दिस और लाइक दिस and find potential energy of each small strip, then integrate over the entire thing to find out the total potential energy। तो अभी पक्का आप में से कुछ लोग इस मेथड में करेंगे, कुछ लोग इस मेथड में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करो, दोनों का आंसर बराबर आना जरूरी है, ठीक है, दोनों का आंसर बराबर आना जरूरी है। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा देखने के लिए कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। लेट अस कंसीडर, अच्छा सॉल्यूशन में पहले देखेंगे व्हाट इज मास पर यूनिट एरिया ऑफ प्लेट। ये प्लेट में
मास है m, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ट्रायंगुलर प्लेट है, वर्टिकल प्लेन में खड़ा है, मास पर यूनिट एरिया क्या हो गया, मास हो गया m, एरिया कितना है हाफ AB, तो मास पर यूनिट एरिया हो गया 2m/AB। खैर मतलब if you go for 1 meter square area you will find a mass of 2m/AB. Let us consider a thin strip of thickness dx, ठीक है, एट ए डिस्टेंस x, यहां से लो यहां से लो, मैं यहां से लेता हूं, ये b है, यहां से x डिस्टेंस में dx थिकनेस का एक स्ट्रिप ले लिया एट ए डिस्टेंस x एज सोन बोल देने से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर हमें किसी तरह से इसका पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, तो कोई एक बार अगर ऐसा है उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे जानते हैं, अगर इसका मास m है, लेंथ l है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, l/2 हाइट में, तो mg/l/2 होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका हाइट हमें पता करना है और मास पता करना है। अगर इसका हमें m मिल जाएगा, l मिल जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो चलो मानते हैं कि लेंथ इसका l है, मास इसका m डैश है, m डैश मास ऑफ स्ट्रिप, तो पहले तो बाद में निकलेगा, पहले l लेंथ ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप का लेंथ कितना होगा, ये जो स्ट्रिप हम लोग ले रहे हैं इसका लेंथ कितना होगा, हाँ तो l/a, ये ट्रायंगल सिमिलर है, l/a इज इक्वल टू x/b, l/a इज इक्वल टू x/b, हमें तो l चाहिए था, इट इज ax/b। एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप कॉल इट dA, छोटा एरिया होगा, छोटा एरिया है तो dA, एरिया ऑफ स्ट्रिप, हाँ लेंथ हो गया ax/b और थिकनेस है dx, तो इट इज l dx, दैट इज a/b ax dx। मास ऑफ स्ट्रिप, मास ऑफ स्ट्रिप कैसे होगा, व्हाट इज मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस वन, इट इज मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस, dA कितना है a/b x dx, ये हो गया मास ऑफ द स्ट्रिप। एक a दूसरा a को खा गया, क्या मिला 2m/b स्क्वायर, 2m/b स्क्वायर इनटू x dx, ये हो गया क्या दी मास ऑफ द स्ट्रिप। और स्ट्रिप का लेंथ कितना है, स्ट्रिप का लेंथ तो l है, तो इसका जो छोटा सा एनर्जी बनेगा DEN क्या होगा, फॉर्मूला होगा mgl/2, मास दिया है m, मास कितना है, मास निकला है m डैश, सो इट इज m डैश gl/2, ये हो गया छोटा सा एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी इज इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सोच छोटा मोटा एनर्जीज, सारा छोटा मोटा एनर्जी को निकालो और इसमें x का लिमिट डालो। क्या करना है, हमें एनर्जी निकालना है इसका, ऐसे सारे छोटे छोटे स्ट्रिप का निकालना है, मतलब हर एक स्ट्रिप के लिए x अलग अलग होगा, मिनिमम होगा इसके लिए और होगा 0, मैक्सिमम होगा इसके लिए और होगा b, तो लिमिट होगा x वैरिंग फ्रॉम 0 to b, m dash gl/2, m dash क्या है, m dash is this 2m/b square x dx into g into l/2, l/2 l तो ये था, तो इट इज ax/2b, क्योंकि ये l का वैल्यू था। सारे को सिंप्लीफाई करो और मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, इसमें से 2m/b स्क्वायर g ये मारपीट करके सब निकल जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया ma/b क्यूब, वो तो बाहर गया,
एम जी ए बाई बी क्यू, एम जी ए बाई बी क्यू, और ये हो गया x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, पूरा कयामत से कयामत तक, मतलब 0 टू b। इंटीग्रेट करो, नाउ यू आर स्मार्ट एनफ टू डू, सो इट इज mga by bq, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाय 3 लिमिटेड फ्रॉम 0 टू b, 0 डाला तो 0 हो जाता है, b डाला तो bq बाई 3 होगा, bq बाई 3 होगा का मतलब हुआ ये आंसर हो जाएगा mga by 3, the potential energy is mga by 3, the potential energy is mga by 3। दिया क्या है इसमें, mass per unit length is not constant, this is not a homogeneous bar, mass per unit length uniformly changes from m to 2m over this length l, मतलब यहाँ पर यूनिट लेंथ का मास m होगा तो यहाँ पर यूनिट लेंथ का मास 2m होगा और यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। लेट अस कंसीडर ए स्मॉल स्ट्रिप of thickness dx at a distance x, at a distance x as shown, mass per unit length, मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, यहाँ पर मास ऑफ यूनिट लेंथ m है, यहाँ पर 2m है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, मतलब m से 2m हो गया, m से 2m हो गया ओवर लेंथ l, मतलब l लेंथ में मास पर यूनिट लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय m ओवर l लेंथ, द मास पर यूनिट लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय m by l, दिस इज द इंक्रीज इन मास पर यूनिट लेंथ। यहाँ से हम यहाँ तक जाते हैं, मास पर यूनिट लेंथ बढ़ जाता है 2m माइनस m, मतलब 1 मीटर जाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, x डिस्टेंस जाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, l डिस्टेंस जाने से मास पर यूनिट लेंथ इतना बढ़ जाता है, x डिस्टेंस जाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा इंटू x, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो मास पर यूनिट लेंथ बढ़ जाएगा 2m माइनस m बाई l इंटू x, तो होगा कितना, था कितना यहाँ पे था m, तो वहां पे होगा कितना m प्लस दिस, दैट इज mx बाई l प्लस m, देन dm और मास ऑफ स्ट्रिप, मास ऑफ सेक्शन, it is mass per unit length into length of the section dx, energy of the section, energy of the section is this entire thing mx by l plus m into dx into g into height mgh, height is x, for this strip height is x, तो फिर टोटल एनर्जी क्या हो गया, टोटल एनर्जी हो गया समेशन ऑफ ऑल सच स्मॉल एनर्जीज। इफ यू इंटीग्रेट, बिफोर दैट यू मल्टीप्लाई, g will be going common, inside what you find m x square by l, x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस mx होल इनटू dx विथ x वैरिंग फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, x क्या था स्ट्रिप का डिस्टेंस, यहाँ पर वाला स्ट्रिप का डिस्टेंस कितना होगा 0, यहाँ पर आते आते हो जाएगा l, है कि नहीं, तो द लिमिट विल वेरी फ्रॉम 0 टू l, द लिमिट विल वेरी फ्रॉम 0 टू l, जस्ट ए मिनट बेट हियर। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना भी तो काफी आसान है, g m x स्क्वायर बाई l का हो जाएगा m बाई l रह गया, इसका हो जाएगा x क्यूब बाई 3, mx का क्या हो जाएगा m x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1 x square by 2 limited from 0 to l,
सर डीएम में एच छूट गया है सर 1/n डीएम। सर डीएम में वो 1/n होगा सर, एक मल्टीप्लाई। dm is mass per unit length, mass per unit length into dx. dx by l। dx by l क्यों होगा? ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx। dx हो गया इसका लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx गिव्स यू द मास। ठीक है, तो सत्यजित पंडा बोल रहा है कि सर क्या बताया, कुछ उड़ गया ऊपर से, दोबारा बताइए। दोबारा शुरू से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। For the uniform vertical bar, mass per unit length varies uniformly from m to 2m while moving from A to B। आप अगर A से B की तरफ जाओगे, मास पर यूनिट लेंथ m से 2m हो गया, मतलब यहाँ पर 1 मीटर का मास मान लो 2 kg था, यहाँ पर आते आते 4 kg हो गया। मतलब धीरे धीरे ये हेवी हो रहा है, धीरे धीरे हेवी हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम चलो निकालते हैं व्हाट इज मास पर यूनिट लेंथ एट ए डिस्टेंस x। एट ए डिस्टेंस x मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ यहाँ पर m है, यहाँ पर 2m है, तो मास पर यूनिट लेंथ जो है वो m से 2m में बदल गया, l डिस्टेंस में यूनिफॉर्मली गया है। l डिस्टेंस जाते जाते मास पर यूनिट लेंथ बढ़ गया है m, 2m - m इज m। तो l डिस्टेंस जाते जाते मास पर यूनिट लेंथ बढ़ गया है m। 1 मीटर जाएंगे, कितना बढ़ जाएगा? 2m - m by l। दिस इज द इंक्रीज इन मास पर यूनिट लेंथ पर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द बार। तो h डिस्टेंस जाएंगे तो मास पर यूनिट लेंथ कितना बढ़ जाएगा? 1 मीटर में कितना बढ़ रहा था, x मीटर में कितना बढ़ेगा? l मीटर में बढ़ गया 2m - m, 1 मीटर में बढ़ेगा 2m - m by l, x डिस्टेंस में कितना बढ़ेगा? इनटू x, इतना बढ़ेगा। यहां से यहां तक जाने में मास पर यूनिट लेंथ इतना बढ़ेगा। शुरू में था कितना? m बढ़ेगा, मतलब इतना बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यहां पे कितना होगा? मास पर यूनिट लेंथ एट a distance x is coming out to be this। So at a distance x, mass per unit length becomes this। अब सिंप्लीफाई किया हूं तो यह है ऐसे। Now dm is mass of the section, ये सेक्शन का लेंथ है dx। यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ है ये चीज है मास पर यूनिट लेंथ। अगर ये चीज है मास पर यूनिट लेंथ, तो dx सेक्शन का मास कितना होगा? dx into this। और उसका डायमेंशन ही मैच नहीं करेगा। क्या नहीं हो पाएगा? सर वो डीएम में तो सर उसका बाय एन होगा ना, नहीं तो सर डायमेंशन भी मैच नहीं कर रहा है। कैसे मैच करेगा? यहाँ पर m क्या है? मास है क्या? इट इज मास पर यूनिट लेंथ। m इज मास पर यूनिट लेंथ वेराइज फ्रॉम m to 2m। m to m लिखा हूं बोल के तुम कंफ्यूज हो रहे हो, लैम्डा टू 2 लैम्डा लिख देते तो कंफ्यूजन नहीं होता। अगर इसको मैं लैम्डा टू 2 लैम्डा लिख देता तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होता। क्या है ये? इसका यूनिट क्या है? नॉट केजी, इट इज मास पर यूनिट लेंथ, मतलब केजी पर मीटर। आर यू गेटिंग? यस सर। हाँ, और डायमेंशन मैच कर जाएगा। तो यस मैं सोचा कि तुम लोग बहुत होनहार बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया। ठीक है, आगे मैं ध्यान रखूंगा तुम लोगों का होनहार का ऊपर ध्यान रखूंगा। एनीवे, तो ये हो गया एनर्जी इसका कितना हो गया? मास पर यूनिट लेंथ इनटू g इनटू h। अब ये इंटीग्रेट करोगे तो आपको तो आता है l डालोगे तो l का वैल्यू आएगा, 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा। सो g m l डालो तो l क्यूब बाई 3l इज ml स्क्वायर बाई 3 प्लस l डालो तो ml स्क्वायर बाई 2। सो इट इक्वल टू कितना हो गया? इट इज कमिंग mg हाइट mg l स्क्वायर बाई 6, हाइट mg l स्क्वायर बाई 6। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब आप पूछोगे सर पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होता है, ये तो l स्क्वायर है। हाँ भाई,
ये m है मास पर यूनिट लेंथ, तो इसके नीचे की लेंथ है, ये लेंथ कैंसिल हो जाएगा तो mgl आएगा। समझ में आया क्या? यस सर, वही कंफ्यूजन। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इट इज alive। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बार shown in figure with respect to ground। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। कोई बार है जिसका मास m है, लेंथ l है, ऐसे पकड़ के रखा है और ये एंगल कुछ दे दिया, चलो मानते हैं 30 डिग्री। आंसर आएगा mgl/4। करो सर mgl/4 आएगा। वो तो मैं बता दिया, तुम इंटीग्रेशन करो। यहां से x डिस्टेंस में एक छोटा सा स्ट्रिप ले लो dx थिकनेस का एंड प्रोसीड। इसका हाइट को देखो, इसका पोटेंशियल को देखो, फिर निकालो। सर डायरेक्टली sin 30 मल्टीप्लाई करने से तो आ जाएगा सर mgl। हाँ हम इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं ना, वही तो देखना है। थोड़ा स्टेटमेंट्स लिखो, मेहनत करो। लेट अस कंसीडर एट ए डिस्टेंस x। ये स्टेटमेंट कॉमन था, ये हो गया। ये स्टेटमेंट कॉमन था, हो गया, इसको लिखा नहीं। लेट अस कंसीडर वाला पार्ट हमें आता है, ये हो गया। उसके बाद मास ऑफ सेक्शन। मास ऑफ सेक्शन इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx। मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx। ठीक है। DEN द एनर्जी ऑफ दिस सेक्शन, मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx इनटू g इनटू हाइट। हाइट कितना है? ये हाइट कितना है? अगर ये x है, ये 30, तो ये x sin 30, sin 30 1/2 होता है, तो इट इज mg/12 x dx। total energy, integration of all these small energies, it is mg/12 x dx का इंटीग्रेशन with x varying from कहां से कहां तक। x का मिनिमम वैल्यू है 0, मैक्सिमम है l। खत्म। और क्या रखा है इसमें? और क्या रखा है? और कुछ नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा? mg/12 x dx का इंटीग्रेशन इज x²/2 0 to l। l डालोगे तो l² होगा, 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, मिलेगा mgl²/4l, that is mgl/4। इजी क्वेश्चन था। यस सर। तुषारकांत त्रिपाठी किया इसको। तुषारकांत त्रिपाठी now is out of order, I mean out of network। तुषारकांत त्रिपाठी, अरे कहाँ भागे ये लोग सब? कौन सर? बच्चू, तुषारकांत त्रिपाठी है? यस सर। आवाज क्यों नहीं आ रहा है? समझ में आ गया ये वाला? अब इसको मैं मिटाता हूँ, थोड़ा इसको भेज देता हूँ, जब मिटाने वाला हूँ तो भेज देता हूँ। कोई एक क्वेश्चन दिया गया है, कोई एक बार है जिसका मास m लेंथ l है, एक एंड से l डिस्टेंस में दूसरा मास रखा है, इन दोनों के बीच में फोर्स क्या है? दो पॉइंट मास के बीच में फोर्स हमें आता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पे लेट अस कंसीडर a thin strip of thickness dx। तो let us consider वाला पार्ट आप जानते हो, you will consider mass of section।
मास ऑफ सेक्शन हो गया मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। df फोर्स ऑन m ड्यू टू the mass on section। कितना हो जाएगा? मैं थोड़ा सा चेंज लेना चाहता हूं। अभी मैं जैसे ले रहा हूं ऐसे भी होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लगेगा। मैं क्या करता हूं, यहां से x डिस्टेंस कर लेता हूं। फ्रॉम हियर इट इज डिस्टेंस x, कोई तकलीफ नहीं, कहीं से भी नाप सकते हैं x को। dF इज द फोर्स ऑन m ड्यू टू मास ऑन सेक्शन। कितना फोर्स हो जाएगा? इट इज मास ऑन सेक्शन into mass at the other end by into g by distance का square। So total force, integration of all such small forces, g m by l small m dx by x square का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये जी एम एम बाई एल तो बाहर रह जाएंगे, अंदर रहेगा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, जिसको आप चाहो तो एक्स टू दी पावर माइनस 2 dx भी लिख सकते हो। इंटीग्रेटिंग फ्रॉम x, कहां से कहां तक लेना है हमें, इसके ऊपर 4 देखना है। ये सारा एलिमेंट के लिए ड्यू टू ऑल सच एलिमेंट व्हाट इज द फोर्स। ये वाला एलिमेंट के लिए x का मिनिमम वैल्यू हुआ l, ये वाला एलिमेंट के लिए 2l, तो लिमिट विल बी फ्रॉम l टू 2l। लिमिट सबको समझ में आ गया होगा। दैट इज इक्वल टू gmm by l, x टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन होगा माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 l टू 2l डालो gmm by l। ये तो नीचे हो गया माइनस 1, ऊपर हो गया दिस, सो इट इज माइनस 1 बाई x l टू 2l। पहले अपर लिमिट डालते हैं फिर लोअर लिमिट डालते हैं, पहले अपर लिमिट डालेंगे फिर लोअर लिमिट डालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये माइनस साइन को भी बाहर ले आओ, माइनस gmm by l। अपर लिमिट डालो तो 1/12 माइनस 1/l, 1/12 माइनस 1/l इज इक्वल टू माइनस 1/12। तो ये हो गया माइनस gmm, माइनस माइनस प्लस हो गया 2l का स्क्वायर। सो द फोर्स इज gmm by 2l का square। The force between the two masses will be gmm by 2l square।